हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएससी बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीरीज में चैप्टर नंबर 14। देखो चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपके 4 मार्क्स का चैप्टर है और इस चैप्टर में से एक तो आपके एमसीक्यू बनने वाला है 1 मार्क्स का और एक आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। तो जो मिनरलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, मतलब मिनरलाइजेशन में क्या बनेगा, तो मिनरल्स बनते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और किससे बनेंगे, ह्यूमस से बनेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सेकंड है प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो देखो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो अपन एनर्जी पर ईयर या बायोमास पर ईयर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, और ये दोनों ऑप्शन किस में सही है, ए ऑप्शन में, तो ए टिक करेंगे। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास का किस इकोसिस्टम के लिए ऑब्टेन होता है, तो एक्वेटिक सिस्टम के लिए ऑब्टेन होता है। आप ओशियन, सी, मरीन कुछ भी लिखा हो उसको टिक करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वहां होगी जहां पर सब चीजें आइडियल हो। तो कहां पर होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, क्या ऑलवेज अपराइट होता है, नहीं। ऑलवेज इन्वर्टेड, नहीं। आइदर अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रोक्स हाउ मच ऑफ सोलर एनर्जी दैट फॉल ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। लीफ पे जो एनर्जी गिरती है उसका कितना हिस्सा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है, तो कितना होता है, 2 to 10%। और हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर। तो देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर की होती है, हर्बीवोर उसका कितना कंज्यूम करेंगे, तो बेसिकली ये 10% एनर्जी लॉस से समझाना है, तो उसका कितना कर पाएंगे, 10% कर पाएंगे। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग व्हाट डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन वुड बी फास्टर। तो देखो डीकम्पोजिशन जो होता है वहां ज्यादा होता है जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां ज्यादा होता है जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, वहां ज्यादा होता है जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा हो। तो वार्म, ह्यूमिड और एरोबिक कंडीशन जो होती है वो डीकम्पोजिशन को फेवर करता है। फर्स्ट ऑप्शन में ये तीनों ही चीजें हैं। देखो एयर तो सब जगह होगी, ट्रॉपिकल है इसका मतलब टेम्परेचर ठीक ठाक ही होगा, और रेन फॉरेस्ट है मतलब मॉइस्चर भी होगा, तो ए ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीआर इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इसमें क्वेश्चन में भी आपको एक चीज लर्न करनी है, पी ए आर की फुल फॉर्म, इसलिए मैंने डार्क में लिखा, पी ए आर की फुल फॉर्म क्या होती है, फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन। और ये टोटल सोलर रेडिएशन का कितना हिस्सा होता है, 50%। और इस 50% का भी 2 to 10% जो होता है वो प्लांट क्या कर पाता है, कन्वर्ट कर पाता है। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन लैक। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल लैक में क्या होगा, तो देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो कौन होंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंक्टन होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। द रिजर्वोयर ऑफ गैसियस टाइप ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल कौन होगा, तो रिजर्वेयर समझाने अपन को किसका, गैसियस साइकिल का। गैसियस साइकिल का क्या होगा, एटमॉस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये क्या कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम, ये क्या कहलाता है, स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। ये तीनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे भी लिखी है, यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल, कौन बनाता है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो बनाएगा उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। फिर जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी वो वापस ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, कौन बनाएंगे, कंज्यूमर। द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट, किस में नहीं होता, तो किस में नहीं होगा, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। और इसमें आप याद रखना चाहो, वैसे अपनी बुक में है नहीं, इसमें होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो, सॉरी कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो वाले जो होते हैं इसमें किसका काम करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। ठीक है, नीट में आया था एक बार क्वेश्चन, हालांकि अपनी बुक में सिर्फ यही है, आप याद रख सकते हैं। इफ द 10 जूल एनर्जी इज प्रेजेंट एट प्रोड्यूसर लेवल, हाउ मच इन सेकेंडरी लेवल। तो देखो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में कितना जाएगा, 10%, और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में भी जाएगा 10%।
प्रोड्यूसर में है 10 जूल, तो 10 जूल का 10% हो जाएगा 1 जूल, वो तो किस में जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में। और 1 जूल का भी 10% 0.1 जूल, वो किस में जाएगा, सेकेंडरी में। तो सी ऑप्शन सही करेंगे। अगर टर्सरी का पूछते तो 0.01 जूल हो जाता। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। देखो पिरामिड इन्वर्टेड कौन सा होता है, तो देखो जनरली सारे पिरामिड अपराइट होते हैं, आपको ये याद रखना है इन्वर्टेड कौन सा होता है। तो दो ही पिरामिड इन्वर्टेड होते हैं। अगर बायोमास का पिरामिड बनाए वो भी सी में, तो ये इन्वर्टेड होगा। नंबर पिरामिड बनाए फॉरेस्ट सॉरी अपने ट्री इकोसिस्टम का, तो वो भी कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। दो इन्वर्टेड अपनी बुक में दे रखे हैं, तो इस वाले में ए ऑप्शन होगा। विच इज नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये सब फंक्शनल कंपोनेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड करता है, तो केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर क्यों है प्राइमरी सक्सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। क्यों होता है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल और सेडिमेंट भी बनाने पड़ते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन में वो तो ऑलरेडी बने हुए होंगे, तो इसलिए फास्ट होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। ऑल टाइप ऑफ सक्सेशन लीड्स टू, तो सारे सक्सेशन जो होते हैं स्टेबल कम्युनिटी की तरफ जाते हैं, और स्टेबल कम्युनिटी कौन सी होती है, मैजिक क्लाइमैक्स, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेंगे। अब अपन करते हैं बड़े क्वेश्चन। तो सबसे पहला है कि डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपके आरबीसी बोर्ड ने कम से कम 2 या 3 बार पूछी होगी। तो इकोसिस्टम क्या है, ज सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर विच कंटेन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल लिखने, टेरिस्ट्रियल कौन से हो जाएंगे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। एक्वेटिक में पॉन्ड, लेक, वेटलैंड वगैरह सब हो जाएंगे। नेचुरल और मैन मेड के भी एग्जांपल याद रखने, नेचुरल में कौन से आ जाएंगे, फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, डेजर्ट, ये सब नेचुरल के हो जाएंगे। क्रॉपलैंड और एक्वेरियम किस में आ जाएंगे, मैन मेड में। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं, जिसमें टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स ये सब होते हैं। और बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट आते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर ये सब आते हैं। इन सब की डेफिनेशन लिखनी है, एकदम सिंपल सिंपल सी है, एग्जाम्पल भी याद रखें आप। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। देखो फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी होती है, कि जब ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो फूड का प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्टिविटी, एनर्जी ट्रांसफर होगी तो एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, डिफाइन प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड, फोटोसिंथेसिस से जो बनेगा उसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे, और इसकी यूनिट में टाइम का नहीं होगा। तो देखो ग्राम जो है उसके बाद में अपने m जो है वो मीटर को डिनोट कर रहा है, उसकी पावर -2 होगी, ये एरिया को डिनोट कर रहा है। इसको आप किलो कैलोरी मीटर -2 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर इसकी रेट निकाली जाए प्राइमरी प्रोडक्शन की, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, इसमें ईयर -1 और ईयर -1 दोनों में आ रहा है। एक चीज आप ये भी याद रखें कि दोनों ही जो यूनिट है उसमें एक बायोमास के हिसाब से और एक एनर्जी के हिसाब से, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बायोमास या एनर्जी किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। नेक्स्ट है एनपीपी और जीपीपी समझाने। तो जो जनरली प्रोडक्टिविटी होती है वो जीपीपी होती है, उसमें से आप रेस्पिरेटरी लॉस निकाल देंगे तो जो बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो अगले ट्रॉफिक लेवल के कंजप्शन के लिए अवेलेबल होती है, मतलब कंज्यूमर या हेट्रोटॉप्स के लिए। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मतलब अफेक्ट करते हैं, तो हैबिटाट का टाइप, एनवायरमेंटल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, स्ट्रेटिफिकेशन भी लिख सकते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, डिफाइन स्ट्रेटिफिकेशन, और प्रोडक्टिविटी ओशन की लैंड से ज्यादा होती है, एक्सप्लेन करना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, उसे अपन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। इसकी यूनिट वही होगी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की होती है, कभी आपको पूछे यूनिट तो वो की वही लिखना है। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्पीसीज का, उसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें आप ऐसे 3 लेयर बना सकते हैं, 1 2 3। पहला लेयर जो होगा वो हर्ब्स का हो जाएगा, दूसरा सर्ब्स का हो जाएगा, तीसरा किसका हो जाएगा, ट्री का हो जाएगा।
टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है पूरे बायोस्फीयर की होती है 170 बिलियन टन। ये भी आप याद रख लें, एनसीईआरटी के डेटा। इसमें से 55 जो है वो ओशियन प्रोड्यूस करता है, 115 जो है वो लैंड प्रोड्यूस करता है। तो अब लैंड का एरिया कम है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, कारण क्या है? या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि ओशियन का एरिया ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है, उसका कारण क्या है? तो एक तो वहाँ लिमिटेड लाइट या लो लाइट पेनिट्रेशन होता है। न्यूट्रिशन जैसे जैसे पानी में डेप्थ में जाता है तो घटते जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी एक्वेटिक से ज़्यादा होती है, और टेरेस्ट्रियल में स्ट्रेटिफिकेशन ज़्यादा होता है, एक्वेटिक में कम होता है। नेक्स्ट है, कुछ टर्म्स है उसको अपन को डिफाइन करनी है। हो सकता है सारी टर्म्स एक साथ नहीं पूछी जा सके, लेकिन अपन एक साथ याद कर लेते हैं। पहला है डिकम्पोजिशन का, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उसे डिकम्पोजिशन कहेंगे। डेट्रिटस क्या होता है? रो मटेरियल डिकम्पोजिशन का डेट्रिटस कहलाता है, जिसमें डेड प्लांट वगैरह आते हैं, डेड एनिमल्स के रिमेन्स वगैरह, फिकल मैटर वगैरह आते हैं। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेट्रिटस को तोड़ते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, उन ऑर्गेनिज्मों को डेट्रीवोर कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का। लीचिंग क्या होता है? हाँ, डेट्रीवोर के एग्जाम्पल याद रखने। डेट्रीवोर का एक ही एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है, अर्थवॉर्म। ठीक है। लीचिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट, उसे लीचिंग कहेंगे। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम जो होते हैं डेट्रिटस को और स्मॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ते हैं, इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस प्रोसेस के समय दो चीजें होती है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? एक डार्क कलर का इमोर्फस सब्सटेंस जिसे ह्यूमस कहते हैं वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ह्यूमस के बारे में पूछे तो ये भी यही लिखना है कि एक डार्क कलर का इमोर्फस सब्सटेंस है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, वो रेजिस्टेंट होता है किसके टूवर्ड्स में? माइक्रोबियल एक्शन के टूवर्ड्स में, स्लो डिकम्पोजिशन शो करता है। और मिनरलाइजेशन क्या होता है? ह्यूमस का और डिग्रेड होकर मिनरल्स बनना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना, मिनरलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट अपने डिकम्पोजिशन साइकिल है, ये आपको डिकम्पोजिशन साइकिल ड्रॉ करना है, जिसमें एक ग्रोइंग पहले ट्री बना देना है, उससे लीफ बनाना है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, सबको एक साइक्लिक फॉर्म में शो करना है। अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करने को बोले तो इन सब की डेफिनेशन भी लिख दें, पीछे मैंने लिखवाई रखी है, वो लिख सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन कौन से होते हैं? तो डिकम्पोजिशन को दो तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक एनवायरमेंटल फैक्टर करता है और एक केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आएंगे? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एरोबिक कंडीशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर भी रेट बढ़ेगी, एरोबिक कंडीशन बढ़ाने पर भी रेट बढ़ेगी। केमिकल फैक्टर में डेट्रिटस का नेचर आता है। अगर डेट्रिटस लिग्निन और काइटिन ज्यादा रखता है तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा, अगर डेट्रिटस में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फूड चेन क्या होता है? डिफाइन ऑल इट्स कंपोनेंट। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज अ सीक्वेंशियल लीनियर रिलेशनशिप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर। इट इंडिकेट हु ईट whom इन इकोसिस्टम। सन, फिर प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अपन को इन सब की डेफिनेशन लिखनी है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये फूड खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। कौन कौन से आते हैं? प्लांट, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन। कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करे बेसिकली हर्बीवोर्स, वो प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाए वो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी को खाए वो टर्सरी। डिकम्पोजर क्या होता है? इन सब के मरने के बाद इनकी डेड बॉडी से या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि अगेन ये अवेलेबल हो जाए किसके लिए? ऑटोट्रॉप्स के लिए। इट मीन्स दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कौन कौन से आते हैं? फंगाई और बैक्टीरिया आते हैं। टाइप ऑफ फूड चेन क्या होती है? दो तरह की फूड चेन होती है, जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो ग्रेजिंग फूड चेन, जो डेट्रिटस से स्टार्ट हो डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन दो तरह की लिख सकते हैं अपन, टेरेस्ट्रियल में होती है और एक एक्वेटिक में होती है। टेरेस्ट्रियल में फूड चेन इन फॉरेस्ट का ये एग्जांपल हो गया, फूड चेन इन ग्रासलैंड का हो गया। ये अलग से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फूड चेन ग्रासलैंड की समझाओ, उसके ट्रॉफिक लेवल भी समझाओ। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है। और एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश और हेरॉन्स। ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन डेट्रिटस से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर और फिर डिकम्पोजर जिसमें फंगाई और बैक्टीरिया आते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल। देखो ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, कम से कम 2 या 3 बार। और डायग्राम ये क्वेश्चन ये था कि ट्रॉफिक लेवल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो कुछ अलग से नहीं है, यही डायग्राम अपनी बुक में दे रखा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉफिक लेवल का।
तो देखो जो प्रोड्यूस, पहले ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस, उसे अपन क्या कहेंगे ट्रॉफिक लेवल। तो जो सनलाइट से खुद मतलब बनाता है उसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कहेंगे, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में और टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में। एक सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आता है ऐसे पूछे तो हर्बीवोर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन आता है कार्निवोर, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में कौन आता है टॉप कार्निवोर्स। सबके एग्जाम्पल दे रखे आगे, वो भी आप याद रखें, ठीक है। और एक चीज जो है वो अपन को समझनी है, जो मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको एग्जाम में पूछे कि ट्रॉफिक लेवल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाओ तो यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, टोटल बायोमास और मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। जैसे ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हर्ब्स सर्ब्स ट्री और ग्रास आते हैं। इन सब का कलेक्टिवली कितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो इस ट्रॉफिक लेवल का क्या कहलाएगा स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगी। एक चीज याद रखनी है आपको, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं। आपको पूछे टेरिस्ट्रियल सिस्टम में कैसे हर्बीवोर्स होते हैं, तो इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, ये सब मैमल्स में ही आते हैं। लेकिन अगर एक्वेटिक सिस्टम में पूछे कि कौन हर्बीवोर्स होते हैं, तो देखो स्मॉल है तो जू प्लैंक्टन लिख सकते हैं, लेकिन मॉलस्कस भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फूड वेब क्या होती है। फूड वेब क्या होती है, नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक्स फूड वेब। और फूड वेब जो होती है वो एक्चुअल फ्लो शो करती है, क्योंकि रियलिटी में हर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम इन टर्म ऑफ नंबर मास एनर्जी, वो इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। मैंने हर एक पिरामिड की डेफिनेशन नहीं लिखी है, अगर आपको एग्जाम में नंबर की पूछे तो इस डेफिनेशन में सिर्फ नंबर लिखे, मास और एनर्जी हटा दे। जब मास लिखेंगे तो मास पिरामिड की हो जाएगी, एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी पिरामिड की हो जाएगी, तीनों लिखेंगे तो खाली इकोलॉजिकल पिरामिड की हो जाएगी। एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते समय उसका जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर को डिनोट करता है, टॉप जो होता है वो टर्सरी कंज्यूमर को। अगर उसका बेस ब्रॉड है तो अपराइट बन जाएगा, बेस जो है सबसे नैरो है, टॉप उसका ब्रॉड है तो इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो जनरली अपराइट होता है, कुछ केस में इन्वर्टेड हो सकते हैं, जैसे कि ट्री इकोसिस्टम का। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो होता है उसका कैसा होता है अपराइट होता है, और ट्री इकोसिस्टम का कैसा होता है इन्वर्टेड। ये भी आपके बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम से पिरामिड समझाओ। तो पहले तो आप ये पिरामिड बनाओगे, फिर ये बताओगे ये पिरामिड ऑफ नंबर है जिसमें प्रोड्यूसर के नंबर सबसे ज्यादा है इसलिए हमने उसको ब्रॉड बनाया, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर के नंबर सबसे कम है इसलिए उसे सबसे नैरो बनाया, और इस तरीके से ये एक अपराइट पिरामिड बनता है। आपको ये सब लाइनें लिखनी पड़ेगी अगर पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में पूछेंगे। पिरामिड ऑफ मास भी अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। अपराइट कब होगा, जनरली अपराइट होता है जैसे कि टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम दे दे तो फिर उसका कैसा होगा इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा ही कैसा होगा अपराइट। इसका कारण भी पूछ सकते हैं, मैंने कारण इधर ही लिखा है, व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी ऑलवेज लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट at each step, so energy keep reducing, hence energy pyramid आज always upright। इसका एक एग्जांपल, जैसे ये डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद में देखो प्रोड्यूसर के साथ में क्या लिखा हुआ है 10,000 जूल, फिर 10% से घटाते रहना ताकि लगे कि ये घटे। एक आप आगे एनर्जी फ्लो वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसके साथ में कि जो एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधे क्यों होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन क्या है, और एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो यही चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो होता है हमेशा फूड चेन के लिए ड्रॉ किया जाता है, लेकिन नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करती है और ये फूड वेब को नहीं एकोमोडेट करता। ये ग्रेजिंग फूड चेन के लिए ड्रॉ किया जाता है, जबकि नेचर में तो डेट्रिटस फूड चेन भी होती है और वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। वन मेंबर जो होता है वो एक से ज्यादा लेवल ट्रॉफिक लेवल मतलब ले सकता है, लेकिन उसका भी मतलब इसमें कोई जिक्र नहीं है। जैसे मान लो एक ह्यूमन प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है तो उसे प्राइमरी कंज्यूमर की जगह पुट करेंगे, अगर वो सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है तो उसे सेकेंडरी कंज्यूमर की जगह रखेंगे, अगर वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है तो उसे टर्सरी कंज्यूमर की जगह रखेंगे। ये आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि आपको ह्यूमन को कहाँ रखना है, तो क्या लिखेंगे, ह्यूमन
अपने फंक्शनल रोल के हिसाब से ट्रॉफिक लेवल डिसाइड किया जाएगा। एक चीज ये भी याद रखें, कभी भी ट्रॉफिक लेवल जो होता है किसी स्पेसीज का नहीं होता, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के फंक्शन का होता है। किसी स्पेसीज का आप ट्रॉफिक लेवल डिसाइड नहीं कर सकते, वो क्या खा रहा है उसके बेसिस पर उसका ट्रॉफिक लेवल डिसाइड होगा। 10% एनर्जी लॉग क्या होता है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर, रिमेनिंग जो होगी वो लॉस हो जाएगी हीट के फॉर्म में। ये आपके बुक में डायग्राम है, उसका मैंने नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन किया है। सन से हीट भी निकलेगी और प्रोड्यूसर में भी जाएगी, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक जाते समय हीट भी निकलेगी और फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर में भी जाएगी, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते समय भी हीट निकलेगी, सेकेंडरी से टर्सरी में जाते भी हीट निकलेगी, प्रोड्यूसर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मरने के बाद डीकम्पोजर में जाएंगे, उसके दौरान भी हीट निकलेगी और डीकम्पोजर में भी जाएगी। तो बेसिकली हीट लॉस होता रहता है और कितना होता है 10% से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ये डायग्राम आप बनाएं, ठीक है, जब भी ऐसा 10% आए। और लिखना चाहे तो आप वो सीधा पिरामिड भी बना सकते हैं एनर्जी वाला। 10% लॉग के इफेक्ट क्या है, तो एक तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगातार डिक्रीज होती रहेगी, इसका मतलब एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, ये एक इफेक्ट होगा। और 10% लॉ से घटती जाएगी, इसका मतलब 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल बनेंगे, क्योंकि 4th ट्रॉफिक लेवल तक आते आते इतनी एनर्जी कम बचेगी कि 5th के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, राइट द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द बेस ऑफ नेचर एंड डिस्क्राइब हाइड्रार्च। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज होते हैं स्पीसीज कंपोजिशन में एक गिवन एरिया में, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को तब तक रिप्लेस करती जाती है जब तक कि स्टेबल कम्युनिटी नहीं बन जाती। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। दो तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन है हैबिटाट के बेसिस पर। होने के बेसिस पर भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहली बार हो रहा है तो प्राइमरी, दूसरी बार हो रहा है या उसके बाद जब भी होगा तो सेकेंडरी। लेकिन हैबिटाट के बेसिस पे पूछे तो अगर वेट एरिया में हो रहा है तो हाइड्राच, ड्राई एरिया में हो रहा है तो जीराच। हाइड्राट जो होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक प्लेस इन वेट एरिया, उसे हाइड्राच कहेंगे। सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। पायोनियर कम्युनिटी कौन सी होती है, फाइटोप्लैंक्टन। सीरियल स्टेज क्या होती है, सबसे पहले रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, इन्हें सीक्वेंस में याद रखें, एक को भी आगे पीछे नहीं करना है। फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फिर रेड स्वैम, फिर मार्स मेडो, फिर स्क्रब और फिर फाइनली ट्री। एक बार एग्जाम में पूछा इसे डायग्राम से समझाओ, तो डायग्राम से समझाना है, मतलब लीनियर डायग्राम से। तो सबसे नीचे अपन बनाएंगे फाइटोप्लैंक्टन, फिर एरो लगा के रूटेड सबमर्ज्ड, फिर रूटेड फ्लोटिंग, फिर रेड स्वैम, फिर मार्स मेडो, फिर स्क्रब और फिर ट्री, ठीक है। और उसके साथ में लिखेंगे कौन सी पायोनियर है, कौन सी सीरियल स्टेज। तो फाइटोप्लैंक्टन के पास में लिखेंगे अपन पायोनियर, रूटेड सबमर्ज्ड के पास लिखेंगे सीरियल स्टेज 1, रूटेड फ्लोटिंग के पास सीरियल स्टेज 2, रेड स्वैम के पास सीरियल स्टेज 3, मार्स मेडो के पास सीरियल स्टेज 4, स्क्रब के पास 5 और ट्री के पास, ट्री सीरियल स्टेज में नहीं आएगा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी लिखेंगे, ठीक है। सीरियल स्टेज से पायोनियर और क्लाइमैक्स को छोड़ के बीच में लगानी। विद टाइम क्या होगा, वाटर बॉडी जो होगी धीरे धीरे लैंड में कवर हो जाएगी और स्टेबल फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाएगी। सक्सेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सक्सेशन एक सिक्वेंशियल और ग्रेजुअल चेंज होता है, प्रिडिक्टेबल चेंज है। द चेंज ड्यूरिंग सक्सेशन इज पैरेलल टू एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से होता है। और लेस स्टेबल जो होती है, मोस्ट स्टेबल को मतलब ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी बनती रहेगी लेस स्टेबल की जगह, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक मोस्ट स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती। सक्सेशन और इवोल्यूशन भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार आ भी सकता है। व्हेन इकोलॉजिकल सक्सेशन अकर प्रीवियसली अनऑक्यूपाइड साइट, जहाँ पहले कभी सक्सेशन नहीं हुआ था तो वो प्राइमरी कहलाएगा। पहले हो रखा है किसी वजह से, वहां पर सब डिस्ट्रॉय हो गया था, अब दोबारा हो रहा है तो उसे सेकेंडरी कहेंगे। दोनों के एग्जाम्पल लिखे हुए। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो स्लो होता है क्योंकि आपको फर्टाइल सॉइल बनानी पड़ती है, और सेकेंडरी जो होता है फास्ट होता है क्योंकि सॉइल ऑलरेडी बनी हुई होती है। क्लाइमैक्स और पायोनियर कम्युनिटी क्या होती है, द स्पीस दैट इन्वेड अ बेयर एरिया, सबसे पहली बार जो कम्युनिटी आएगी उसे पायोनियर कम्युनिटी कहेंगे। जिराफ के केस में ये लाइकन होती है और फाइटोप्लैंक्टन होता है किसके केस में, हाइड्रार्च के केस में। और लास्ट जो स्टेबल कम्युनिटी होती है उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। जिराफ और हाइड्रार्च दोनों के केस में ये कौन सी होती है, फॉरेस्ट होती है। सेरे क्या होता है, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज ड्यूरिंग द सक्सेशन, उसे अपन क्या कहते हैं, सेरे कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, पायोनियर स्पीसीज आती है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज आएगी जिसमें सीरियल स्टेज 1 2 3 4, और लास्ट में कौन सी आएगी, क्लाइमैक्स स्टेज आएगी। सक्सेशन इन जेरिक कंडीशन समझाना है, तो जेरिक कंडीशन में जो सक्सेशन होता है ड्राई एरिड
कंडीशन में, उसे जिराक कहते हैं। इसमें जेरिक टू मैजिक कंडीशन होगा। इसमें पायोनियर कम्युनिटी कौन सी होगी, लाइकन होगी, जो रॉक पे होगी। अब ये लाइकन क्या करती है, लाइकोनिक एसिड सिक्रेट करती है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, अच्छे से याद रखें। और ये क्या करता है, रॉक की वेदरिंग करवाता है, जिससे थोड़ी बहुत सॉइल बनती है। फिर इस थोड़ी बहुत सॉइल में पहली सीरियल स्टेज आती है ब्रायोफाइट्स, जो कि सॉइल को होल्ड कर सकती है और थोड़ा और ब्रेक डाउन करेगी। फिर एनुअल ग्रासेज, फिर पेरिनियल ग्रासेज, फिर श्रब्स, और सबसे लास्ट में क्या आएंगे, फॉरेस्ट। इसको भी डायग्राम के फॉर्म में बना सकते हैं। सबसे नीचे लाइकन, फिर उसके ऊपर अपन क्या बनाएंगे, ब्रायोफाइट्स, फिर एनुअल ग्रास, फिर पेरिनियल ग्रास, फिर श्रब, और फिर सबसे लास्ट में फॉरेस्ट। विथ ईच स्टेज अमाउंट ऑफ फर्टाइल सॉइल और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जिससे बेयर लैंड जो होगी वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉस्फोरस साइकिल आपको ड्रॉ करना है, तो ये एक फॉस्फोरस साइकिल है। अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे एक्सप्लेन करना कि सॉइल में बहुत सारे, हाँ एग्जाम में अगर एक्सप्लेनेशन आए तो आपको एक्सप्लेनेशन में इसी साइकिल को 2-3 लाइन में डिस्क्राइब भी करना है, और कुछ की पॉइंट लिखने हैं, वो अभी मैं आगे आपको फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल के डिफरेंस में लिखाऊंगा, तो वो 4 पॉइंट लिख दें और इसी साइकिल को अपनी लैंग्वेज में समझा दें, बस ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन सॉइल सॉल्यूशन से डिस्क्राइब करेंगे कि भाई सॉइल सॉल्यूशन में फॉस्फोरस आता है रॉक की वेदरिंग से, फिर यहाँ से वो प्रोड्यूसर में चला जाता है, प्रोड्यूसर से वो कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जब डेथ हो जाएगी तो डेट्रिटस बना लेगा, और डेट्रिटस के डिकम्पोजिशन से वापस सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा। स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल और वाटर एट एनी गिवन टाइम इज नॉन एज स्टैंडिंग स्टेट, और ये इकोसिस्टम और सीजन के साथ वेरी करती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, आप इसे इग्नोर ना करें। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एबायोटिक से मूवमेंट होता रहेगा न्यूट्रिएंट का, उसे न्यूट्रिएंट साइकिल कहेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहेंगे। ये 2 तरह का होता है, किस बेसिस पर कि रिजर्वोयर कहाँ पर है। अगर रिजर्वोयर एटमॉस्फेयर में है तो उसे गैसेस साइकिल कहेंगे, अर्थ की क्रस्ट पर है तो सेडिमेंट्री साइकिल कहेंगे। गैसेस साइकिल के 2 एग्जांपल है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, अपनी बुक में कार्बन साइकिल दे रखा है। सेडिमेंट्री में सल्फर और फास्फोरस आ रहा है, और अभी अपन ने फास्फोरस देखा ही है। नेक्स्ट है ड्रॉ कार्बन साइकिल। तो देखो ये कार्बन साइकिल समझाना है, इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत आसान है। इसके डिस्क्रिप्शन में ये हाईलाइट करके लिखे कि ऊपर से नीचे आने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस हो सकता है, पानी में डिजोल्व हो सकती है, वापस एटमॉस्फेयर में जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, रेस्पिरेशन हो सकता है, डीकम्पोजिशन हो सकता है, कंबसन हो सकता है। ये आप साइकिल ड्रॉ करें, आप इस पैटर्न में ड्रॉ करें, बुक में दे रखा है उस पैटर्न में ड्रॉ करें, साइक्लिक पैटर्न में ड्रॉ करें, ये सारे पॉइंट आने चाहिए। आप ड्रॉ करना चाहे जैसे कर सकते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है, तो ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस आर नॉन एज इकोसिस्टम सर्विसेज। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया, फर्टाइल सॉइल बनाना हो गया, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट प्रोवाइड करवाना हो गया, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना हो गया, पॉलिनेशन करना हो गया, एस्थेटिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू हो गई। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा जो थे उनके कॉलीग, और उन्होंने मिलकर इस इकोसिस्टम सर्विस का एक प्राइस टैग लगाया, ताकि अपन को एहसास हो सके कि कितना वैल्यूफुल है अपने लिए। तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 33 ट्रिलियन यूएसडी आई। वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन बुक के सबसे लास्ट पैराग्राफ में कुछ दे रखा है कि 33 ट्रिलियन का 50% सॉइल फॉर्मेशन में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बाकी सब रिक्रिएशन में 10% ईच, और 6% क्लाइमेट के लिए और 6% वाइल्ड लाइफ रेगुलेशन के लिए होता है। क्या पता पूछ भी ले। जाते जाते एक और क्वेश्चन है अपने कि कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल में अपन को डिफरेंस बताने। तो कार्बन साइकिल एक गैसियस साइकिल है, फास्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल है। इसका रिजर्वोयर कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर और ओशियन में, इसका होता है क्रस्ट और रॉक में। रेस्पिरेटरी रिलीज जो होता है कार्बन का काफी होता है एटमॉस्फेयर में, और रेस्पिरेशन के थ्रू फास्फोरस एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता। गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन का, जबकि फास्फोरस का नहीं होता। एटमॉस्फेयर इनपुट ऑफ कार्बन थ्रू रेनफॉल, वो भी कार्बन का होता है, फास्फोरस का नहीं होता। ये 4 पॉइंट जो है वो आप जब थ्योरी लिखें तो उसमें अलग से हाईलाइट करके लिख दें। उसके ऊपर पहले अपन को फास्फोरस साइकिल, देखो सबसे पहला पॉइंट लिख दें, फिर आप उस साइकिल को अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समझा दें, फिर 3 पॉइंट ये और लिख दें। ऐसा कैसा कार्बन के लिए करेंगे तो कार्बन का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। फॉस्फोरस की यूज बताना है, तो फॉस्फोरस जो होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाता है, क्योंकि अपनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो फॉस्फोरस चाहिए होगा। न्यूक्लिक एसिड में भी चाहिए होता है फॉस्फेट, सेल्यूलर एनर्जी एटीपी वगैरह बनाने के लिए। और मैनी एनिमल्स जो होता है फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं उनकी सेल बनाने, बोन बनाने, टीथ बनाने में। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस लिखना है, तो सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे कि फूड चेन एक लीनियर पाथवे है एनर्जी फ्लो का, जबकि फूड वेव एक मल्टी डायरेक्शनल पाथवे है।
सिंपल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि फूड वेब नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी फ्लो? देखो वैसे ही क्वेश्चन हो रखा है, लेकिन एग्जाम में अलग से पूछा गया, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ थोड़ा डिस्क्राइब करके। तो पहले तो एनर्जी फ्लो की डेफिनेशन लिखनी है कि हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट वो सारे ऑर्गेनिज्म में कैसे जाती है, उसे एनर्जी फ्लो कहते हैं। तो कैसे जाएगी? सन से प्रोड्यूसर में जाएगी, प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा उसमें चली जाएगी, उससे फिर सेकेंडरी में, उससे टर्सरी में, इन सब के मरने पर डिकम्पोजिशन वापस रिलीज भी कर देगा, डिकम्पोजर्स। ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर पे। इसका मतलब एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। कहाँ से? सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। और ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ डिनोट करता है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी यहाँ फॉलो होता है, और वो इस तरीके से है कि एनर्जी फ्लो के लिए कांस्टेंट सप्लाई चाहिएगी, ताकि यूनिवर्सल टेंडेंसी जो है डिसऑर्डरनेस का वो लगातार क्या होती रहे? इंक्रीज होती रहे। यही सेकंड लॉ है। तो ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ये एक्सप्लेन हो रहा है, ये सेकंड। आपको ऐसे पूछे कि एनर्जी फ्लो फर्स्ट और सेकंड लॉ कैसे फॉलो करता है, कभी आ नहीं रखा, लेकिन आए तो ये आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। द एनर्जी ट्रैप बाय प्रोड्यूसर इज आइदर पास टू कंज्यूमर और ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा। अगर कंज्यूमर को पास होगी तो भी एनर्जी फ्लो हो रहा है, अगर वो डाई हो जाएगा तो डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी फ्लो को अपन फूड चेन या फूड वेब दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो डिपेंड करता है फूड के लिए लोअर ट्रॉपिक लेवल पर, और एनर्जी 10% लॉस से क्या होती है? ट्रांसफर होती है और लगातार डिक्रीज होती रहती है। मैंने आगे 10% लॉ में जो सिंपल डायग्राम बनाया था वो बुक में इस तरीके से। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, इनकी जगह आप बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो वो भी आपका चलेगा। ठीक है, जाते जाते देखो ये एक लास्ट डायग्राम है अपना प्राइमरी सक्सेशन हाइड्राज का, बहुत ही सरप्राइजिंगली है, लेकिन एक बार बोर्ड ने ये पूछा था स्क्रब स्टेज का डायग्राम बनाओ, तो ये आपको बनाना था। तो आप ये डायग्राम अच्छे से कर ही ले। फाइटोप्लैंक्टन के केस में आपको ऐसे ही खाली बनानी है, छोटे छोटे डॉट लगा सकते हैं। फिर ये रेड स्वैम्प है, फिर ये सबमर्ज्ड है, फिर मार्स मेडो हो गया। देखो ये इस सीक्वेंस में चल रहा है, फाइटोप्लैंक्टन से सबमर्ज, सबमर्ज से सबमर्ज, फ्ली फ्लोटिंग, फिर रेड स्विम, फिर मार्स मेडो, फिर स्क्रब, और सबसे लास्ट में फॉरेस्ट। डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर ही ले। कुछ नहीं, आप इसको ये अपने जो फूल पत्तियां ये आप कैसी भी बना सकते हैं, बस उसकी पोजीशन का और साइज का ध्यान रखें। और क्या पता हाइड्राज पूछे तो ड्रॉ करोगे तो और अच्छा ही लगेगा। इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।